जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म में लगभग 4 आते हैं। उन चारों के बारे में आपको बताएंगे। अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य अणुसंख्य गुणधर्म का परिभाषा होगा, अणुसंख्य मतलब अणुओं की संख्या पर, यानी कि ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उसे हम कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। यानी कि ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उसे हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से समझ लीजिए कि ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं हम उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। जैसे ऐसे गुणधर्म, इसे मैं लिख दे रहा हूं परिभाषा को, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। यह निम्नलिखित 4 होते हैं। यह निम्नलिखित 4 होते हैं। पहला, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा हिमांक का अवनमन। और चौथा है आपका परासरण दाब। बारी बारी से एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा है हिमांक का अवनमन। और चौथा है परासरण दाब। पहला हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। आइए जानते हैं कैसे हम इसे समझेंगे। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये काम करते हैं, पहले इसे मिटा करके फिर से लिखते हैं। आइए इसमें का पहला हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हम यहाँ पे 2 बॉक्स ले रहे हैं। यहाँ पे हम 2 बॉक्स ले रहे हैं। एक में केवल हम शुद्ध विलायक को रख रहे हैं। मान लेते हैं कि यह शुद्ध विलायक आपका जल है और शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। और एक में हम लेते हैं शुद्ध जल
और उसके साथ हम नमक या चीनी को ऐड कर देते हैं, नमक या चीनी को, यानी कि इसमें हमें शुद्ध जल के साथ साथ शुद्ध जल प्लस नमक ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए जो इसका दाब बनेगा, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें क्या है कि केवल शुद्ध द्रव है, और जब शुद्ध द्रव है तो ये सारा का सारा वाष्पित होगा, वाष्पित होगा तो उधर से जो है कि दबाव बनाएगा जल के सतह पर। लेकिन इसमें क्या है कि हमने नमक को मिला दिया है, तो जो नमक मिलाया है तो इसके बाहरी परत पे अब दो चीजें हो गई हैं, एक तो शुद्ध जल हुआ और दूसरा क्या है आपका नमक के कण है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें भी वाष्प दाब लगेगा, ये भी वाष्पित होगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा जल के सतह पे दाब लगाएगा, परंतु इसके अपेक्षा यह दाब कम लगाएगा, इसके अपेक्षा यह दाब कम लगाएगा, कम लगाएगा। समझिए इसका मान लेते हैं कि P1 नॉट है और इसका जो दाब है आपका P1 है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हैं, दो लोग हैं, एक का तो दाब लगेगा नहीं, तो यहाँ पे जो हमारा विलयन का जो दाब होगा, विलयन का दाब वह होगा विलेय का दाब प्लस विलायक का दाब, विलायक का दाब। अब यहाँ से मान लेते हैं कि P टोटल बराबर विलेय हमारा P2 है, विलायक को हम मान लेते हैं P1, जो भी मान लीजिए आप अपने हिसाब से मान लीजिए। तो इसमें क्या होगा कि विलेय का तो दाब लगेगा नहीं, तो ये जो हमारा P टोटल हो जाएगा ये 0 हो गया प्लस P1 हो गया, क्योंकि नमक है, नमक तो वाष्पित होगा नहीं, जो होगा हमारा जल ही होगा। तो ये हमारा P टोटल जो है किसके बराबर हो जाएगा, P1 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? अब इसको हम ध्यान से देखते हैं कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जो है आखिर ये होता क्या है। ये तो समझ में आ गया कि ये आपका शुद्ध विलायक है, इसका हमने मान लिया कि इसका जो वाष्प दाब है P1 नॉट है और इसका वाष्प दाब P1 है। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है समझिए। अब यहाँ पे जो हमारा प्रकृति किस पे निर्भर कर रहा है, हमारे विलायक के मोल अंश जो है नमक के कण पर निर्भर कर रहा है कि हम कितना नमक मिला रहे हैं। जितना नमक मिलाएंगे उतना वाष्प दाब में कमी आएगी, यहाँ पे जितना कम नमक मिलाएंगे उतना वाष्प दाब थोड़ा सा बढ़ेगा, परंतु कुछ भी हो इस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से ये कम ही आएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो समझिए कि जो हमारा वाष्प दाब है P1 यानी कि विलायक का, वह किसके समानुपाती होगा, तो मूल अंश के x1 के समानुपाती होगा। अब यहाँ से अगर हम इस चिन्ह को हटा रहे हैं तो ये हमारा P1 नॉट x1 हो जाएगा। आपको पता है कि x1 प्लस x2 आफ्टर इक्वल टू 1 होता है। अगर हम x1 बराबर लिखे तो 1 माइनस x2 कर सकते हैं। तो इसका मान अगर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो P1 बराबर P1 नॉट 1 माइनस x2। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ से P1 बराबर हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2। इसको इधर लाइए, इसको इधर लेके आ जाइए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका P1 नॉट x2 बराबर P1 नॉट माइनस ये हो जाएगा P1, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो x2 बराबर हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1, अब बटा में ये नीचे आ जाएगा आपका P1 नॉट, x2 बराबर हो जाएगा, इसको हम यही तो है जो हमारा P1 नॉट माइनस P1 जो है यही है हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये अवनमन हो गया, ये अपेक्षिक अवनमन हो गया, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा P बटा में P1 नॉट, चाहे आप ये लिख लो या चाहे ये लिख लो। तो ये था हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यानी कि जब किसी शुद्ध विलायक में विलेय ठोस अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो जो हमारा दाब होता है शुद्ध विलायक का वह विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा होता है, यानी कि विलयन के वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। यही हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। समझिए।
दूसरा टॉपिक है आपका क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक के बारे में आप लोगों को पता होगा। क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन मतलब होता है वृद्धि, और क्वथनांक का मतलब होता है कि जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो अवस्था परिवर्तन करने लगता है। तो जब वाष्पित होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस ताप को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो कि वायुमंडलीय दाब के अनुसार किसी निश्चित ताप पर जब कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है तो हम उसे कहते हैं, उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। न याद रहेगा, या आप ऐसे कह सकते हो किसी निश्चित ताप पर जब कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है तो हम उसे क्वथनांक कहते हैं। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक जल लिया है। हमने क्या लिया है, जल। जल है, आपको पता है कि जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री होता है। ठीक है, हमने इसे थोड़ा सा हीट कर दिया, अब क्या है कि जैसे ही हमने इसे गर्म किया तो ये 100 डिग्री पे उबल जाएगा। परंतु अगर हम इसमें कुछ अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ को अगर मिला देते हैं, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, कुछ भी आप मिला दीजिए, चीनी ही मिला दीजिए। जैसे ही आप चीनी मिलाएंगे तो जो इसका क्वथनांक है वो 100 डिग्री ना होकर के अब हो सकता है कि 101 हो जाए। अब ये विलेय के चीनी के कण पे निर्भर करेगा कि आप चीनी कितना मिला रहे हो। जितना आप चीनी मिलाओगे उसके हिसाब से क्वथनांक में वृद्धि होती चली जाएगी। यानी कि जो 100 डिग्री था वह 101 डिग्री पे उबलेगा, 102 डिग्री पे उबलेगा, हो सकता है 103 डिग्री पे उबले। विलेय के कण पे विलेय के कण पर निर्भर करेगा कि कितना आप मिला रहे हो। ठीक है, तो क्वथनांक का उन्नयन का जो परिभाषा होता है वो समझिए। इसका परिभाषा आप ऐसे कह सकते हो कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। जो वृद्धि होती है उसी वृद्धि को हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। इसे हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीबी। अब ये किस पे निर्भर कर रहे हैं, तो विलेय के मोल पे निर्भर कर रहा है। यानी कि मोललता हमने मैं इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे हम लोग मोललता, तो उसमें मोललता मैंने एक बताया था, ये मोलिटी पे निर्भर करता है। अर्थात हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसे ग्राफ द्वारा पहले समझ लीजिए। यानी कि इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। क्वथनांक का उन्नयन का परिभाषा होगा कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, उसी को हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। यानी कि हमने जैसे 100 डिग्री है जल का क्वथनांक, हमने इसमें चीनी मिला दिया थोड़ा सा तो ये 101 डिग्री पे उबलेगा। ऐसा होने का 101 डिग्री यानी कि 1 डिग्री की जो वृद्धि हुई है वही आपका क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है। इसे हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। इसे परिभाषित मैं पहले कर दे रहा हूँ, फिर इसे ग्राफ द्वारा समझा दे रहा हूँ। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं।
डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एम होता है। डेल्टा टी बी बराबर, इसको हटाएंगे तो के बी एक कांस्टेंट लेते हैं। एम यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जहाँ डेल्टा टी बी बराबर क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, के बी मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल उन्नयन स्थिरांक, और एम मूललता, विलेय की मूललता है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, यानी कि ये हमारा आपका क्या है, शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक, इसका ताप T1 था, दाब P1 था। जैसे ही हमने इसमें एक और मिलाया विलेय, तो ये बन गया आपका विलयन, ये विलेय हो गया। जैसे ही मिलाया तो विलयन हो गया, तो इसका ताप हमारा T2 हो गया और ये दाब आपका क्या हो गया, T2 हो गया। इन दोनों के बीच का जो आपका ताप में अंतर है वह डेल्टा T है, जिसे हम डेल्टा TB कहेंगे। ठीक है, और ये आपका क्या है, डेल्टा P से छोड़ देते हैं। यहाँ पे आइए, यानी कि डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एम होता है और डेल्टा टी बी बराबर के बी एम। के बी जो है आपका उन्नयन स्थिरांक होता है, मूलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ से एम मूललता का फार्मूला मैंने एक लिखवाया था, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ साइड में। एम स्मॉल एम बराबर हमने लिखवाया था W1 गुणे 1000 अब बटा में M1 गुणे V। ठीक है, नहीं कैपिटल W था, यहाँ से मोल था। तो इसके जगह पे हम m के जगह पे इतना लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका डेल्टा TB बराबर हो जाएगा KB गुणे W1 गुणे 1000 और बटा में हो जाएगा आपका M1 गुणे कैपिटल W। ये है हमारा डेल्टा TB यानी क्वथनांक के उन्नयन का फार्मूला। लाइट आता हो। अच्छा अगला टॉपिक है आपका हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। अवनमन मतलब होता है कमी, हिमांक मतलब होता है जब कोई द्रव अवस्था किसी ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम हिमांक कहते हैं। यानी कि जब किसी विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है। जैसे अभी मैंने क्वथनांक के उन्नयन में बताया था कि जो आपका जल है ये 100 डिग्री पे उबल रहा है तो ये जमेगा, यानी कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री हो। अगर हम इसमें कुछ मिला दिए तो ये 0 डिग्री पे ना जम के माइनस में चला जाएगा। हो सकता है -1 डिग्री पे जमे, -2 डिग्री पे जमे, है ना। तो इस तरह से जो ये कमी आ रही है इसी को हम कहते हैं हिमांक का अवनमन। यानी कि आप क्वथनांक का उन्नयन का परिभाषा यदि याद रखते हैं, समझ गए हैं, तो हिमांक के अवनमन में कोई दिक्कत नहीं। हिमांक मतलब समझिए इसकी परिभाषा, वायुमंडलीय दाब के अनुसार किसी निश्चित ताप पर जब कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम कहते हैं हिमांक। या आप कह सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर जब कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम कहते हैं हिमांक। अगर किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को यदि मिला दें तो जो उसका हिमांक, यानी कि जो मैंने जल पे मैंने बताया था कि 0 डिग्री था, अगर इसमें मिला दिया तो -1 -2 हो सकता है। तो ये जो कमी आ रही है इसी को हम कहते हैं हिमांक का अवनमन।
यानी कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो इसके हिमांक में कमी आती है, उस कमी को ही हम कहते हैं हिमांक का अवनमन। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। मैं पहले इसे बता दे रहा हूँ, इसकी परिभाषा मैं नोट कर दे रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है, विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। इस कमी को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू, ठीक एकदम ऐसे ही मोलिटी। और जब इसको हटाएंगे डेल्टा टी एफ बराबर, तो यहाँ पे के एफ होगा इंटू एम। इससे पहले वाले में जैसे हमने लिखा था, ये जो के एफ है यह मोलल अवनयन स्थिरांक है। चूंकि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चूंकि एम बराबर जो होता है मोलिटी होता है, और इसका फार्मूला W1 गुणे 1000 बटा में M1 गुणे कैपिटल W, इसके जगह पे हम रख सकते हैं। तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ गुणे W1 गुणे 1000 और बटा में हो जाएगा M1 गुणे कैपिटल W। आप इसे ग्राफ द्वारा समझना चाहते हैं तो इसे मैं ग्राफ बना के समझा दे रहा हूँ। ओहो, ये आपका ताप है और ये आपका दाब है, ठीक है। और ये आपका T1 हो गया, और फिर यहाँ से यदि हम मिला देते हैं कुछ, तो ये आपका क्या हो गया, T2 हो गया, T2 माइनस T1, ये आपका डेल्टा TF हो जाएगा। और यहाँ से ये आपका P1 और ये आपका P2, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो जाएगी डेल्टा P हो जाएगी, ये 0 है। यानी कि ये हमारा शुद्ध विलायक है। जैसे ही हमने इसमें कुछ मिलाया, ताप इतना आ गया, फिर जब इसमें ये वाला मिलाया मैंने तो इतना ताप आ गया, जैसे फिर कुछ हमने मिलाया इसका ताप फिर से घट गया, T2 हो गया। तो इस तरह से ये डेल्टा TF हो गया। तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू M, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। जहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो KF इक्वल टू मोलल अवनमन स्थिरांक। बाकी आपको पता ही है।
अगला टॉपिक है आपका परासरण दाब। परासरण दाब। परासरण दाब जानने से पहले हम परासरण की क्रिया को समझेंगे। यहाँ पे हम एक ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे हम एक झिल्ली लगा दे रहे हैं, इसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, और इसमें हम भर दे रहे हैं शुद्ध विलायक। एक सेकंड। ये हमारा शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक, और ये हमारा विलयन है। ध्यान दीजिए, ये विलयन है, तो विलयन है, तो जो हमारा विलयन है ये गाढ़ा है, ये क्या है, पतला है। इधर से विलयन के कण में, ये इधर से जो विलायक के कण है अब इधर गमन करेंगे, कि इधर से इधर गमन करेंगे, यही आपको देखना है। ध्यान से देखिए, यानी कि जो हमारा विलायक का कण है इधर से इधर गमन करेगा, यानी कि जो विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ यदि गमन करता है तो हम उसे कहते हैं परासरण की क्रिया। यदि विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गमन करता है तो हम उसे कहते हैं परासरण की क्रियाएं। अगर इसको हम इधर से गमन कर रहे हैं, इस कण को रोकने के लिए यदि हम यहाँ पिस्टन का प्रयोग कर दें तो क्या होगा कि जो हमारा दाब है उस दाब की वजह से इधर से इधर ये कण जा नहीं पाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो इसी दाब को हम क्या कहेंगे, परासरण दाब। यानी कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उस दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इसे हम पाई से इंडिकेट करते हैं। इसे किससे इंडिकेट करते हैं? पाई से। पाई बराबर जो होता है CRT। C है सांद्रता, R है स्थिरांक और T है आपका तापमान। यहाँ से पाई बराबर जो होगा, C को हम लिख सकते हैं N/V/RT, क्योंकि यह आयतन में ही स्थित होता है, आयतन में मोलों की संख्या, तो सांद्रता बराबर मोलों की संख्या बटा आयतन हो जाएगा। यहाँ से ये इधर आ जाएगा, पाई भी बराबर NRT। आप लोगों ने पढ़ा था मोलों की संख्या बराबर, यहाँ से पाई भी बराबर मोलों की संख्या यानी कि विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार, यानी W/M/RT। ये m इधर आ जाएगा तो पाई भी m बराबर हो जाएगा WRT। ये हमारा परासरण दाब का फार्मूला हो गया। परासरण दाब की परिभाषा, जब विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गमन करते हैं तो उसे परासरण की क्रिया कहते हैं, तथा इस पर दबाव लगने वाला दाब, यानी हम इस पर दाब लगा करके अगर हम परासरण की क्रिया को रोक लें तो इसको हम कहते हैं परासरण दाब। कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझ लीजिए, जब विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गमन करते हैं तो इसे हम कहते हैं परासरण, और इस पर लगने वाले दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। इसे पाई से इंडिकेट करते हैं। पाई बराबर होता है CRT, C बराबर N/V/RT, N
बराबर जो होता है मोलों की संख्या होती है, मोलों की संख्या यानी कि W/m RT इधर लेके चले आओ, यहाँ से आपका फार्मूला निकल के आ गया परासरण आपका। अब अगला टॉपिक है आपका प्रतिलोम परासरण। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, इससे सारे अणुसंख्यक गुणधर्म हमारे जितने थे वो सारे के सारे लगभग खत्म हो गए। इनको अगर इनका न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं इसका न्यूमेरिकल पूरा टोटल बना करके एक साथ वीडियो अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।